चलिए हम स्टार्ट करें। कल हमने बता दिया था टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। इसमें एक चीज और रह गया कार्बोहाइड्रेट का। मिश्रा सर भी दिल्ली रहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the sweetest natural carbohydrate? ऑप्शन दे रहा हूं, देखो। फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, मोनोलिन एंड सैकरिन। इसमें सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे मीठा इसको नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो क्या है? ओके, नहीं एक ही ऑप्शन होगा ना। तो देखो, अब देखो इसका मैं आपको बता दूं कैसे ये पता चलता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना मीठा। उसका एक इंडेक्स होता है एक्चुअली। यस देखो, फ्रक्टोज का स्वीटनेस इंडेक्स जो होता है, देखो इसको कहते हैं स्वीटनेस इंडेक्स कहता है। स्वीटनेस इंडेक्स होता है, इसमें इसका वैल्यू फ्रक्टोज का नियरली 172 के आसपास होता है। सुक्रोज का 100, ग्लूकोज का 72 के आसपास होता है। लैक्टोज का काफी कम है, 30 के आसपास है। मोनोलिन जो होता है इसको ये एक प्रोटीन है एक्चुअली, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन है। और ये सुक्रोज से लगभग 2000 टाइम्स मोर स्वीट कहते हैं इसको। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन होता है। कुछ नहीं है, स्वीटनेस इंडेक्स कहा जाता है। सुक्रोज की अगर देखोगे तो वो माल्टोज वगैरह जो आएगा वो यहाँ पे आता है, इसके बीच में आता है। माल्टोज यहाँ पे आएगा, नियरली 50 के आसपास होता है। लैक्टोज 30 है, मोइलिन प्रोटीन होता है, और सैकरीन को आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल होता है। समझ में आ गया? इंडेक्स में कोई बस ये नंबर है, स्वीटनेस इंडेक्स कहा जाता है इसको। तो आप जानते हैं कि फ्रक्टोज इसका आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज को आप जानते हो, इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहा जाता है इसको। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, और इसी को आप ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्रेप एक ऐसा फ्रूट है जिसमें ग्लूकोज मिलता है, बाकी में तो फ्रक्टोज होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। और हाँ, कुछ देखो कुछ ऐसे एस्पायरेट और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आप शुगर फ्री से कहते हैं कि आपको मीठा चाहिए, आप मीठा खाना चाहते हैं, बट आप ये चाहते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना करे, तो आर्टिफिशियल शुगर यूज किया जाता है, इसको शुगर फ्री कहते हैं एक्चुअली। माल्टोज को माल्ट कहते हैं, माल्ट शुगर, माल्ट। ग्रेन शुगर भी कहते हैं इसको। माल्टोज को ग्रेन शुगर भी कहा जाता है, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो देखो इसका आंसर मोलिलिन नहीं होगा, क्योंकि मोलिलिन प्रोटीन है। ये इनमें सबसे ज्यादा मीठा है,
बट वो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, वो तो प्रोटीन होता है। अफ्रीकन बेरी है, उसका ये पार्ट होता है। यस, आंसर इज फ्रक्टोज। नेचुरल में फ्रक्टोज आएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे तो आता मोनोलिन, जो एक अफ्रीकन बेरी से निकलता है। वो प्रोटीन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वो ये सुक्रोज से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। कुछ नहीं है, सैक्रिन वगैरह बहुत मीठा है, लेकिन उसका इंडेक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो शुगर वाले पार्ट में नहीं आता। आर्टिफिशियल कहते हैं उसको, जो शुगर फ्री वगैरह उसमें यूज करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ग्रेप एक ऐसा शुगर है, हाँ, केन शुगर को चीनी कहा जाता है, इसी को टेबल शुगर भी कहते हैं। और ग्रेप एक ऐसा फ्रूट है जिसमें फ्रक्टोज नहीं होता, इसमें ग्लूकोज होता है। हाँ जी, गन्ना से निकलता है, केन को गन्ना ही कहते हैं। ठीक है। सुक्रोज के रेस्पेक्ट में 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है मूलेलिन। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। तो मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर? अब लिखो प्रोटीन्स के बारे में। लिखिए प्रोटीन्स के बारे में। ग्रेप, ग्रेप जो होता है वो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें फ्रक्टोज नहीं होता, उसमें ग्लूकोज होता है। चलो देखो, जितना बता दिया उतना याद रखो। अब क्या 2000 कार्बोहाइड्रेट का नाम थोड़ी बताया जाएगा आपको। प्रोटीन्स का अब देखो, प्रोटीन्स को बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। जो भी आपके बॉडी का मसल्स है ना, हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उनका मेजर फ्रैक्शन प्रोटीन होता है। तो जो आपका बॉडी ग्रोथ है ना, बॉडी बिल्डिंग जो होता है, उसमें प्रोटीन्स का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो बॉडी का स्ट्रक्चर आपका डेवलप हुआ है, कहते हैं अगर आपको ग्रोइंग स्टेज में अगर आप हैं, तो आपको प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके मसल डेवलप हो रहे हैं, तो उस समय आपको आपके फूड में प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। समझ में आ गया? और देखो, इसको मोस्ट डाइवर्सिफाइड बायोमोलिकुल्स भी कहते हैं इसको। डाइवर्सिटी, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशंस होते हैं। और हर आदमी के बॉडी का जो प्रोटीन का कंपोजिशन है, वो एक जैसा नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? जितने भी आपके बॉडी के जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है, देखो याद रखना, प्रोटीन फॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन इज इट्स फॉर्मेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड इसका जो फॉर्मेशन है वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है। देखो आप पढ़ेंगे आपकी बॉडी में, देखो आपके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसमें देखो
आप जानते हैं न्यूक्लियस में हम ऐसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स में ऐसे डीएनए होता है, डीएनए में ऐसे इसके अंदर जीन्स होते हैं, ये जो जीन्स होता है ये बनाता है एमआरएनए, और ये एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्या बनाएगा बताओ? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। तो इन ब्रीफ ये जानते हैं आप कि डीएनए से पहले क्या बनता है बताओ? डीएनए बनाता है एक कंपाउंड, उसे कहते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है बताओ क्या? हमारे प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स हमारे फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं, हमारे मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है। देखो ये एमआरएनए एक तरह का जेनेटिकली पार्ट, जेनेटिक्स का ये पार्ट होता है, ये स्ट्रक्चर है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो आपके क्रोमोसोम्स पे डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं यहीं से बनता है एमआरएनए। आप पढ़ोगे इस प्रोसेस को, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो होता है इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। देखो हर इंडिविजुअल्स का मॉर्फोलॉजी अलग अलग है ना। अगर 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 आपका जेनेटिक्स अलग है तो आपका मॉर्फोलॉजी भी अलग होता है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी अलग हुआ ये क्यों होता है? क्योंकि आपका डीएनए अलग है। अगर ये डीएनए अलग होगा तो प्रोटीन्स का जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का वो भी अलग होता है। अब देखो मैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ समझिए पहले आप। देखो अब क्या लिखते हैं, देखो कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, हेट्रोपॉलीमर कहते हैं बेसिकली इसको। देखो प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। मतलब क्या है देखो कि प्रोटीन जो होता है, अरे रुक जाओ यार, आर्निकल ट्विंस बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो पहले। देखो एमाइनो एसिड्स जो होते हैं, देखो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कई सारे एमाइनो एसिड्स के मिलने से हमारे बॉडी में एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। समझिए पहले आप क्या बोल रहा हूं। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन्स क्या है बताओ? उसे एमाइनो एसिड्स कहते हैं। और ये अमीनो एसिड्स आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट में मिलता है, और उसी को जोड़कर हम क्या बनाते हैं बताओ? जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब डिफरेंट तरह के मान लो अमीनो एसिड्स हैं। डीएनए के मैसेज के हिसाब से जैसे हमने 1 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 को जोड़ दिया, और हमने बना दिया एक छोटा सा प्रोटीन। एक और मैसेज आया, हमने 3 को 4 को 5 को 6 को जोड़ दिया या 7 को जोड़ दिया, फिर से हमने क्या बना लिया बताओ? एक प्रोटीन फॉर्म कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, कहां बताओ? हमारे साइटोप्लाज्मिक पार्ट में। ऐसे लिख लो आप, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स, लगभग 20 तरह का होता है ये एमाइनो एसिड्स। इसको आप ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीनियस amino acids are found in cytoplasm as per the information of DNA. These amino acids combined to form small and
लार्ज पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। देखो अभी सब समझ में आएगा, पहले मैं जैसे जैसे समझ रहा हूं आप इसको समझिए। पहले आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे साइटोप्लाज्मिक पार्ट में बहुत सारे लगभग 20 तरह के प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स। ये हमारे साइटोप्लाज्मिक पार्ट में स्कैटर्ड होता है और इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए से आता है। डीएनए एक मैसेज पास करता है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जोड़ना है, तो किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड अटैच करेगा, इसका पूरा मैसेज किसके पास होता है बताओ? ये इंफॉर्मेशन डीएनए देता है और डीएनए के मैसेज के हिसाब से ही हम अपने साइटोप्लाज्मिक पार्ट में अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं और एक पेप्टाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो प्रोटीन्स बनते हैं, उसका पूरा एक मैसेज ये कहां से पास होता है बताओ? तो ये पूरा मैसेज हमारे डीएनए से पास होता है। और डीएनए कहां होता है बताओ? ये क्रोमोसोम्स पे होता है। और क्रोमोसोम्स कहां पे होता है? हमारे न्यूक्लियस में होता है। समझ में आ गया सबको ये चीज? चलिए अब देखो, अब यहां समझिए पहले आप कि, तो मैंने ये समझ में आ गया ना कि इसको हेट्रोपॉलीमर क्यों कहते हैं? देखो हेट्रो क्यों कहते हैं इसको बताओ? क्योंकि देखो इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये तो पता है, देखो 1 2 4 6, ये देखो ये स्कैटर्ड है। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। इनको जोड़ रहे हैं आप, एक को 4 से जोड़ दिया, फिर उसको 2 से जोड़ दिया, 6 से जोड़ दिया, और हमने बना लिया एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन्स का यूनिट एक नहीं है ना, प्रोटीन्स का यूनिट अलग अलग होता है। देखो 1 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 2 भी होता है। तो ये हेटेरो है, यूनिट्स आर डिफरेंट। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक बच्चों सबको? चलिए और देखो, अब देखिए किसी भी दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स का प्रोटीन्स कभी मैच नहीं करेगा। अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो उसके कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कभी मैच नहीं करते, क्योंकि उनका डीएनए अलग होता है। अगर आपके डीएनए डिफरेंट है तो आपका प्रोटीन्स भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के सब कुछ एक जैसे होता है ना, उनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा क्यों होता है बताओ? उनका स्ट्रक्चर एक जैसा क्यों होता है आइडेंटिकल ट्विंस का? क्योंकि उनका डीएनए सेम होता है। अगर डीएनए सेम होगा तो प्रोटीन्स भी क्या होगा बताओ? सेम होगा। और प्रोटीन्स अगर सेम होगा तो फिनोटाइप भी क्या होगा उसका? वो भी सेम हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर? दैट्स फाइन। इसको मिटा दो यहां से अब, ये मिटा दो बच्चों यहां से अब। चलिए ठीक, चलिए नो तो लिख लो पहले, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए पहले इसको। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स का लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। As per the information of DNA, these amino acids combine to form a small and large peptide molecules. समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, अब यहां देखो, अब देखो, तो हम पहले डिस्कस करते हैं एमाइनो एसिड्स के बारे में। देखिए, तो बॉडी में एक्चुअली देखो क्या कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। देखो
एक होता है प्रोटीनियस अमीनो एसिड, प्रोटीनियस अमीनो एसिड, और एक लिखते हैं नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड कहता है। देखो अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस। प्रोटीनियस वो होता है जिसके मिलने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नॉन प्रोटीनियस वो होते हैं जो बायोकेमिकल पाथवे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे देखो, आपने एक नाम सुना होगा सिट्रुलिन का, आपने नाम सुना होगा ऑर्निथीन का, सुना है नाम ना? हाँ, ये पढ़ा होगा यूरिया साइकिल में आपने, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। तो देखो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, यूरिया साइकिल में आता है ना, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक्चुअली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अब देखिए, जो प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स होता है, देखो इसका नंबर 200 के आसपास होता है, सॉरी 20 होता है, और नॉन प्रोटीनियस का अमाउंट लगभग, देखिए हमारे बॉडी में लगभग 180 के आसपास नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स होते हैं, और केवल 20 क्या बताओ, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीनियस अमीनो एसिड कहा जाता है इसको। क्लियर? अब देखो ये याद रखिएगा कि इस प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स में, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको। देखो किसी भी एक अमीनो एसिड्स में क्या क्या चीजें होती है, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका देखिए, ये होता है सी, COH, NH2, यहां पे लिखते हैं H, और यहां लिखा जाता है R। देखो ये क्या बताओ, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एमाइनो एसिड। देखो तो हम कैसे, इसे जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि आप मीथेन के बारे में जानते हो, मीथेन ऐसा होता है ना, CHH HH लिखते हैं। तो अगर आप इन तीनों को चेंज कर दें, जैसे मान लो 1 2 3 4 है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, है ना, आप इस H को छोड़ दीजिए, बाकी तीन को चेंज कर दो आप, ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे एक एसिड आ गया, ये R ग्रुप है, देखो इसको साइड चेन कहा जाता है, साइड चेन कहते हैं देखो इसको। और याद रखना, साइड चेन जो होता है ये वेरिएबल होता है इन डिफरेंट एमाइनो एसिड, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये जो साइड चेन है ना, ये R लिखा जाता है, ये अलग होता है सब में। बाकी देखो ये तो कॉमन ही होता है सब में, NH2 H और COH, NH2 ये H और COH जो होता है, देखो ये एक कॉमन पार्ट होता है, इसमें जो R होता है वो साइड चेन कहते हैं, और वो वेरिएबल होता है, वही चेंज करेगा। देखो बाकी सब में सब कुछ वही होता है। यस, R वाला पार्ट, इसमें कई तरह के ग्रुप हो सकते हैं, R हमेशा अल्काइल ही नहीं होता, इट मे बी वेरिएबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अरे रुक जाओ, आर्जिनिन पे आ रहे हैं यार, पहले ध्यान, तुम लोग लिखने पे क्यों पड़े रहते हो, पहले सुन लो मेरी बात, नहीं तो आप लिखते ना लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। आपके अंदर का जो 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 पैरासाइट उछल रहा है ना, पहले भी उसको शांत रखो, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, फिर क्वेश्चन पूछ लेना। जो भी आपके अंदर का कीड़ा जो घूम रहा है सर में माथे में ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेशेंस के साथ थोड़ा सुनिए पहले आप ये चक्कर में रहेंगे ना कि मैं पूछ भी लूं लिख भी लूं, तो ना आप लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। लिसन केयरफुली,
मैं आपको डाउट के लिए टाइम दूंगा, फिर पूछ लेना। यहां देखो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एमाइनो एसिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। देखिए, अगर आप मीथेन की बात करें तो मीथेन है ना स्ट्रक्चर, ये देखिए, इसे मीथेन कहते हैं। और इसी मीथेन के मतलब कह सकते हो कि एमाइनो एसिड्स जो होता है वो मीथेन का एक डेरिवेटिव होता है। मीथेन के 3 पार्ट को हटा दीजिए आप, और उसमें एक जगह लगा दो NH2, एक लगा दीजिए COH, और एक जगह लगा दो R साइड चेन कहा जाता है इसको। तो ये आपका बनेगा अमीनो एसिड्स। अब देखिए, मैं बता दूं आपको कि अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेंगे, देखिए, अगर आप इसको आयोनाइज करोगे ना इस तरह के स्ट्रक्चर को, तो ये बन जाता है NH3 प्लस CO माइनस H और R कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक ही समय पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए, नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, इसकी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल को ज्विटराइन भी कहते हैं। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है बताओ? A molecule contains both positive and negative charge at the same time. NH3 plus COO minus. Deuterion is a kind of molecule which contains positive charge and negative charge on the same molecule. बिल्कुल सही बात है, इसमें कैटायन का पार्ट भी एनायन का पार्ट भी होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। यस, ये आयनाइज करने के बाद होता है। जब आप एक न्यूट्रल या किसी एक न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को आप आयोनाइज करेंगे तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, NH3 प्लस COO माइनस, इसे ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां देखो, एक और चीज देखिए, यहां पर यहां देखो, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा गया, देखिए COH NH2H, हाँ, यहाँ R के बदले हमने लगा दिया H। देखो, ये हमने अटैच किया है। आप जानते हैं कि ये अल्फा कार्बन होता है, इसको कहते हैं अल्फा सेंट्रल कार्बन एटम। यहां पे R के बदले हमने H लगा दिया, इस मॉलिक्यूल को ग्लाइसिन कहा जाता है। और याद रखना, ग्लाइसिन, अभी जो कार्बन है, देखो यहां पर इस कार्बन को कायरल कार्बन, एक कायरल कहते हैं, एक कायरल कार्बन कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, कायरल वो होता है जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों। देखो यहां पर ये H, ये भी H हो गया ना, तो जहां पर दोनों चीजें सेम हो जाएं वो एक कायरल कहा जाता है इसको। अरे R डबल बॉन्ड नहीं है, ये R के बदले H लिखा हुआ है। जहां R लगा हुआ था ना, उसको हटाकर हमने H लगा दिया। तो याद रखना, ग्लाइसिन एक सिंगल ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसका सेंट्रल कार्बन एटम एक कायरल होता है, बाकी सब में कायरल मिलेगा आपको। और देखो, ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड भी कह दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो, तो ये एक हो गया। देखो सेकंड देखिए, COH NH2H, यहां R के बदले लगा दो CH3। देखिए, एक अल्काइल ग्रुप आ गया यहां पर। अब इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसे कहते हैं एल्नीन। क्या बोलते हैं इसको?
एलेनिन कह दिया जाता है इसको, है ना। फिर देखो, और ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है NH2CCOH, यहाँ H है, यहाँ R के बदले लगा के देखो हमने CH2OH। देखिए, हाँ जी, ये ग्रुप देखो आ गया यहाँ पर, इसे कहते हैं सेरीन। ठीक है, फिर देखो अगर ऐसा लिखा गया देखो NH2CCOH H, और यहां पर आप लगा दीजिए R के बदले देखो CH2COH। देखो ये पूरा ग्रुप है, देखो ये पूरा ग्रुप लगा दिया देखो यहाँ पर, इसे कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। आपके एनसीईआरटी में पहला दूसरा तीसरा बना हुआ है, वो तो याद रखना ही रखना है आपको। आपके एनसीईआरटी के किताब में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ग्लाइसिन का, एलेनिन का और सेरीन का। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, 20 का याद नहीं करना आपको, नो नीड। एक कायरल मैंने क्या बताया देखो, जैसे देखो इस कार्बन का देखो, ये कार्बन कायरल है, क्योंकि इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सेंट्रल कार्बन एटम के साथ अगर सब कुछ अलग हो या ऑल डिफरेंट है, उसको कायरल कहते हैं। अगर दो भी एक जैसा हो गया ना, उसे एक कायरल कह देते हैं। तो ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका सेंट्रल कार्बन एटम कैसा है बताओ, एक कायरल होता है, बाकी सबका कायरल होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। एक और चीज देखिए, जैसे देखो सेरीन को अल्कोहल कंटेनिंग एमाइनो एसिड भी कहा जाता है। सेरीन को अल्कोहल कंटेनिंग एमाइनो एसिड भी, क्योंकि अल्कोहल देखो लगा होता है, OH लगा होता है देखो यहाँ पर अलग से, तो क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड कह देते हैं इसको। सेरीन के अलावा देखो एक और नाम याद रखना, अल्कोहल वाले पार्ट में ही एक नाम आता है, थ्रियोनीन भी आता है। ये भी एक तरह का अमीनो एसिड है जिसके साइड चेन में अल्कोहल मिलेगा आपको। तो ये दो एग्जांपल है, इसको अल्कोहल कंटेनिंग एमाइनो एसिड कहते हैं। किसे किसे बताओ, सेरीन को और थ्रियोनीन को। सेरीन का डायग्राम ड्रॉ किया गया है, थ्रियोनीन का डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखिएगा कि थ्रियोनीन के साइड चेन में भी अल्कोहल होता है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, क्लियर है यहां तक? हाँ, यही चार याद करना है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड। ठीक है ना। फिर देखो, फिर याद रखिएगा एक टर्म यूज करते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कहा जाता है, जिसके साइड चेन में सल्फर होता है। ऐसे याद रखिएगा, एक नाम मिथ्योनीन कहते हैं, मिथ्योनीन, और एक नाम आता है सिस्टीन। देखिए ये भी याद रखिएगा ऐसे। स्ट्रक्चर, हाँ जी, स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि साइड चेन में सल्फर लगा हुआ हो उसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहा जाता है। दो एग्जांपल है इसका। अरे बता दिया कि एक, तो तुम्हें क्या लग रहा है, इस कार्बन में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो कायरल नहीं हो गया ये? थोड़ा सा अपना किडनी इस्तेमाल कर लिया करो। अरे मैंने कहा ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, सबका सेंट्रल कार्बन एटम कायरल होता है, एक ही एक कायरल होता है, वो ग्लाइसिन होता है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा आपने फिर? ठीक है, फिर देखो
इसे कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसे कहते हैं अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। फिर देखो एक टर्म यूज करते हैं एरोमेटिक एमाइनो एसिड। इसमें साइड चेन में एरोमेटिक ग्रुप लगा होता है। इसमें एक नाम आता है फिनाइल एलेनिन का, इसमें नाम आता है ट्रिप्टोफैन का, और याद रखिएगा कि ट्रिप्टोफैन जो होता है, देखो ये सबसे कॉम्प्लेक्स फिनाइल एलेनिन, ये दोनों जो एग्जांपल देखो, इसे कहते हैं एरोमेटिक एमाइनो एसिड कहा जाता है। साइड चेन में एरोमेटिक रिंग लगा होता है, पढ़ा होगा बेंजीन, फिनाइल ग्रुप लगा होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, साइड चेन में लगा होता है ये। तो जिस एमाइनो एसिड्स के साइड चेन में एरोमेटिक ग्रुप लगा हो उसे एरोमेटिक एमाइनो एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। मिथ्योनिन और सिस्टीन, इसमें सल्फर होता है, साइड चेन में सल्फर लगा होता है, इसे सल्फर कंटेनिंग कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ये एग्जांपल देखो इसका, हाँ जी बिल्कुल अलग अलग होता है, बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों में सल्फर होता है। अब इंडोन लोग जरूरत नहीं, बस ये जानिए कि ट्रिप्टोफैन को मोस्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको एरोमेटिक कहा जाता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? अरे लिखा हुआ है कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जहां लिखा हुआ है, यार एक एक ही चीज तुम लोग जब साफ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सबसे सिंपल ग्लाइसिन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, अब यहां देखो, ये मैंने बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जितना बताया गया आपको बोर्ड पे इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो सब में ये समझ में आ गया कि सब में तीन चीज तो कॉमन ही होता है, एक ही चीज अलग होता है, वो आर ग्रुप होता है उसका। बाकी तो NH2 सेम है, हाइड्रोजन सेम होता है, और एक एसिड सेम होता है, देखो। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, अब देखिए क्लासिफिकेशन कहता है ऑफ एमाइनो एसिड। देखो अब हम इसे कैसे क्लासिफाई करते हैं वो देखिए। तो एमाइनो एसिड्स का देखो बेसिकली कई तरह से इसे डिवाइड करते हैं आप। जैसे देखो एक लिखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक कहते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, और एक होता देखो इसे कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये तीन तरह के एमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स वाले होते हैं, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल कहते हैं। इसेंशियल देखो क्या होता है, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस बॉडी, must be taken from external food source। जो सेमी इसेंशियल होता है देखो, ये वो होते हैं synthesized by only adult humans body। इन्फेंट्स में नहीं बनता, ये बच्चों में नहीं बनता, ये केवल एडल्ट में बनता है।
और जो नॉन एसेंशियल होते हैं ये होता है सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस बॉडी, चाहे वो इन्फेंट हो चाहे वो एडल्ट हो, इसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया पहले चीज। अब देखिए मैं एक नाम बता रहा हूं आपको, एक टर्म याद रखिएगा, एवी हिल, एवी हिल एमपीटीटी। देखो बढ़िया सा नाम है ये, एवी हिल एमपीटीटी। इसमें आपको इसेंशियल मिलेगा और सेमी इसेंशियल मिलेगा, 10 इसमें टोटल देखो अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर। मैं नाम लिख देता हूं, देखिए ये जो ए इसमें आता है इसी को कहते हैं आर्जिनिन, जो वी है इसको वैलिन कहा जाता है, एच को हिस्टिडीन कहते हैं, आई को आइसोल्यूसिन कहा जाता है, एल को ल्यूसिन कहते हैं, एल को लाइसिन कहते हैं, एम को मिथियोनिन कहा जाता है, पी को फिनाइल एलेनिन कहते हैं, टी को ट्रिप्टोफैन कहा जाता है और टी को टायरोसिन कहा जाता है। देखिए इसमें याद रखना है आपको, इसमें ये जो ए और एच होता है, देखो ए और एच, ए और एच को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सेमी इसेंशियल कहा जाता है। तो इसमें आते हैं 2 और इसमें आता है 8। समझ में आ गया बच्चों? वैसे आपके बुक्स में, आपके क्वेश्चन बुक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 ही लिखते हैं, नॉन इसेंशियल लिखते हैं और इसेंशियल लिखते हैं, और लिख देते हैं कि जो इसेंशियल है ये 8 है और नॉन इसेंशियल में बता देते हैं वो 12। तो एक्चुअली देखो एडल्ट में बनता तो है ना ये, इन्फेंट्स में नहीं बनता, एडल्ट में तो बनता है, तो फुल्ली इसेंशियल तो 8 ही हुआ ना, फुल्ली इसेंशियल तो 8 ही हुआ जो हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होता। बट जो 2 होता है वो एडल्ट में बनता है, इन्फेंट्स में केवल नहीं बनता। अब देखो इसके अलावा जो भी नाम बच गया, अब देखो इसके अलावा जो भी नाम बच गए, अब जैसे सीरीन इसमें नहीं है, देखो एलेनिन इसमें नहीं आया है ना, प्रोलीन इसमें नहीं आया, तो इसके अलावा जो भी नाम बच गए वो सबके सब क्या हो गए बताओ, वो हो गए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, एवी हिल एमपीटीटी, इसे याद रखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? तो आर्जिनिन एक क्या है बताओ, आर्जिनिन एक इसेंशियल नहीं बोलते इसको, इसको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, जो एडल्ट्स में तो अवेलेबल होता है, इन्फेंट्स के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, तो बच्चों के लिए बिल्कुल इसेंशियल है ये। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ये? तो याद रखिएगा, वैलिन लिखा हुआ है, वो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट चेंज करता है, वैलिन एब्सेंट नहीं हो जाता, वो रिप्लेसमेंट होता है उसका। वैलिन हमारे बॉडी में बनता नहीं है, वैलिन एक्सटर्नल फूड सोर्स से आता है, जो आप खाना खाते हैं ना, आप जो नॉनवेज खाते हैं या प्रोटीन्स खाते हैं, हाँ अगर देखा जाए तो ओवरऑल 12 जो होगा वो नॉन एसेंशियल है और 8 जो होता है बताओ वो क्या है, वो एसेंशियल होता है। तो नॉन एसेंशियल में आपने सेमी को भी ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहां तक? फिर देखो एक और चीज याद रखना,
इसके बाद देखो एमाइनो एसिड्स बाय द केमिकल नेचर, ये न्यूट्रल भी होता है, ये एसिडिक भी होता है और ये बेसिक भी होता है। देखो केमिकल नेचर के बेसिस पे एमाइनो एसिड्स जो होते हैं, देखो वो न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। जैसे देखो याद रखना इसको, एक टर्म यूज करते हैं बी ए, देखो BaHAl, देखो बाफ और बेसिक हो गया। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, देखो कैसे याद रखेंगे आप। बाफ और बेसिक, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर arginine and L फॉर lysine। देखिए ये तीनों हो गए, क्या बताओ, इन तीनों को कहते हैं क्या, बेसिक अमीनो एसिड कहा जाता है इसको। दो ही देखो, तीन बेसिक हो गए, एसिडिक में दो ही नाम आता है, देखो एक नाम है स्पार्टिक एसिड और एक नाम है ग्लूटामिक एसिड। देखो समझ में आ गया बच्चों? तीन, हाँ ये आया था नीट के एग्जाम में, आया बिल्कुल आया था। तो देखो बहल याद होगा, बहल, बहल एक नाम है, देखो बहल। तो बहल में बा क्या हो गया बताओ, बेसिक हो गया, और वर्ड आ गया HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे याद करते हैं। हेल होता है, हेल एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहा जाता है। बहल याद हो जाएगा तो उससे भी याद हो जाएगा। दो ही एसिडिक होते हैं, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। नाम ही लगा हुआ है एसिड, एसिड तो एसिडिक ही होगा ना वो केमिकल नेचर में। और जो रेस्ट बच गया, देखो रेस्ट आर न्यूट्रल। तो देखो तीन बेसिक होते हैं, दो एसिडिक होता है, और बचे हुए जितने भी हैं वो क्या बताओ, वो न्यूट्रल एमाइनो एसिड कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? क्लियर है यहां तक? और देखो ये एसिडिक बेसिक कैसे डिसाइड करते हैं वो देखिए यहां पर, ये देखो, ये मिटा दो इसको, ये सबने लिख लिया। ये वर्ड याद रखना, AB हिल, MPTT याद रखिएगा। AB हिल एक साइंटिस्ट का नाम भी है, AB हिल। अरे भाई तीन बेसिक होता है, दो न्यूट्रल होता है, जो बाकी बचा वो सॉरी दो एसिडिक होता है, जो बाकी बचा वो न्यूट्रल होता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना? चलिए अब यहां देखो, मिटा दो इसको अब। हाँ जी बच्चों, मिटा दो इसको। ओके दैट्स ग्रेट। अब यहां देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि CO माइनस और NH3+, यहाँ H और यहाँ R। यहाँ इस R में अभी कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये इसे बैलेंस कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव को, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो नो चार्ज इन साइड चेन। अब यहां देखो NH3 CO माइनस H, और यहां देखो यहाँ पे R जो है, यहाँ पर मान लो X लगा हुआ है, और ये X एक नेगेटिवली चार्ज मान लो, यहाँ पे एक एडिशनल एसिड लगा दिया हमने, तो ये तो इससे बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया साइड चेन में, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एसिडिक एमाइनो एसिड। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है साइड में, तो ये तो इससे बैलेंस हो जाएगा। एक जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है साइड वाले पार्ट में, उसकी वजह से ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है ना? और देखो N+H3
NH3 C CO माइनस H, यहाँ पर R है, और ऐसे लगा, देखो यहाँ पर हमने लगा दिया, एक लगा दिया हमने, देखो एक और हमने लगा दिया NH3 यहाँ पर साइड में, तो ये तो इससे बैलेंस हो जाएगा। बट ये जो चार्ज एडिशनल यहाँ पे आ गया है साइड चेन में, इसे क्या बोल देंगे हम, इसे बोल देंगे क्या, बेसिक एमाइनो एसिड। तो R अगर अलग अलग होगा, देखो, तो कहने का मतलब ये है कि साइड चेन में क्या एडिशनल प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, ये बताएगा आपको कि वो जो एमाइनो एसिड होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर प्लस चार्ज आ गया साइड में तो बेसिक है, अगर एक एडिशनल माइनस चार्ज आ गया उसमें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिक। और अगर कोई साइड चेन में कोई भी चार्ज नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्लियर? चलिए, तो याद रखिएगा इसको। तो ये था आपका ऑल अबाउट द एमाइनो एसिड्स। इसे कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं एमिनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन एमाइनो एसिड से, नहीं अभी और भी बहुत पढ़ना है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन एमाइनो एसिड से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अब पढ़ेंगे कि एमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है और कैसे अमीनो एसिड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहां पर ये लिख लिया आप लोगों ने बच्चों, ठीक है। चलो यहां देखो, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। देखो अब एक पेप्टाइड कैसे बनता है वो देखिए यहां पर। जैसे मान लो हमने लिखा हुआ, देखो A1 A2 और A3, हमने 3 एमिनो एसिड्स को जोड़ दिया। देखिए इसे कहते हैं ट्राई पेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई पेप्टाइड कहते हैं इसको। 3 क्या बताओ अमीनो एसिड्स हैं, इसे ट्राई पेप्टाइड कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे A1 के बदले में लिख रहा हूं ऐसे, C CO, देखिए ऐसे N, देखो NH3 लिख दो ऐसे, चाहे सीधा आप लिख NH2 लिख दो ऐसे। यहाँ लिखो C H, यहाँ लिखो R1, यहाँ लिखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दिया हमने OH। ये है R1। ये मान लो हमने लिखा A1 के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ A2 के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखो ऐसे H NH C R2, यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखो OH, ठीक है। और इन दोनों को आप, अब देखो यहां से इसका अल्कोहल और इसका हाइड्रोजन, देखिए अरे मैंने कहा कि ये 3 एमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं आपस में। ये देखो, ये A1 बना दिया, ये A2 बना दिया, A3 भी नहीं बनाया हमने, हमने अभी A1 A2 बनाया है केवल, जोड़ इसको मिला, इसको हम अटैच कर रहे हैं एक्चुअली। देखो इस लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब बताओ क्या होगा, ये देखो इस A1 का और इस A2 का, देखिए ये A1 है और ये A2 है, बिल्कुल सही बात है। यहां क्या होगा, इसका कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा बताओ,
यहाँ क्या बचेगा NH2, C यहाँ बचेगा R1, यहाँ होगा H, और देखो यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड O, ये OH तो इसके साथ H आ जाएगा देखो, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा NH, देखिए N और H, यस यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, और देखो इधर लिख दो आप C R2 H C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखो ये जो CONH बॉन्ड बनता है इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं इसको। देखो R1 R2 जुड़ गया ना, ये A1 A2 यहां से जुड़ गया यहां पर देखो, तो ये क्या बन गया बताओ, अभी बन गया, देखो ये A1 और ये A2 है, दोनों के बीच से एक H2O बाहर आ गया, तो क्या बन गया बताओ इसको, इसे कहते हैं क्या बताओ, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, CONH बॉन्ड कहते हैं इसको। एक का अल्कोहल और दूसरे का हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर गया, देखो एक वाटर रिलीज हो गया, देखो यहां से H2O बाहर आ गया ना यहां से, और इसी को कहते हैं क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। अब देखो ये OH यहाँ खाली पड़ा हुआ है, अब देखो तीसरा वाला पार्ट यहाँ पे, इसे जोड़ दीजिए यहाँ पर, फिर एक वाटर रिलीज हो जाएगा। जैसे आपने, अरे H2O बाहर आ जाएगा बॉडी से, H2O क्या उसका वहां पर, अरे H2O तो ये बताओ बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, H2O का क्या होता है, बॉडी में यूज होगा या यूरिन से बाहर आ जाएगा वो। और देखो अब आप जानते हैं ये देखो दो अटैच हो गया, अब तीसरा खाली पड़ा हुआ है देखो, फिर यहाँ पे OH आ गया, फिर एक NH देखो यहाँ अटैच होगा, फिर एक H2O रिलीज हो जाएगा, तो एंड सो ऑन। देखो इसके ये कंफर्म हो गया कि आप जितनी बार जोड़ना चाहेंगे आप A3 भी जोड़ लो, A5 जोड़ लो, A6 जोड़ लो, आप जितनी बार आप पेप्टाइड, जितनी बार अमाइनो एसिड अटैच करेंगे आप, तो क्या होगा बताओ, एक एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से क्या होगा, वो बाहर निकलता चला जाएगा। तो ट्राइपेप्टाइड भी होता है, टेट्रापेप्टाइड भी होता है, पेंटापेप्टाइड भी होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है, समय आपका समाप्त हो रहा है एक्चुअली। यहां से समझ में आ गया सबको? हाँ जी वही होता है, जैसे आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट में, वही चीज यहां भी हो रहा है। नंबर ऑफ पेप्टाइड का जो फॉर्मूला होगा वो n-1 हो जाएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ एमिनो एसिड। चलिए ठीक है, दैट्स फाइन, मिलते हैं अगली क्लास में।